सो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इस तरीके के आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलने वाले हैं। जेईई मेंस 2023 का एक ये क्वेश्चन है, तो आप देख रहे हो कंसेक्यूटिव क्वेश्चंस में भी सेम कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहा है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात क्या है, जेईई मेंस ने रे ऑप्टिक्स का भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे ऐड कर दिया है ना। तो बहुत सारे बच्चों को डिस्प्लेसमेंट करंट सुनकर मतलब डर सा लग जाता है कि सर क्या है ये, क्या होता है, कैसे काम करता है। तो आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हमने यहाँ पर यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो जेईई क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जेईई के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर वेटेज के बारे में बात करते हैं। So we'll be starting with the trend analysis. तो आज मैं पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप चैट में मेरे साथ बने रहिए और जो भी आपका क्वेरी है आई विल बी टेकिंग दैट क्वेरी एज वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, ओपन द लिंक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स जेईई चैनल। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्मार्ट और एफिशिएंट बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैं यहां पर आपके लिए बेस्ट प्रॉब्लम्स लेकर आया हूं फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक छोटा सा चैप्टर, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, लेकिन 100% आप मार्क्स गेन कर सकते हो। सो आज के कॉन्सेप्ट्स हम जो भी पढ़ेंगे वो सफिशिएंट होंगे आपके जेईई प्रिपरेशन के लिए। सो इस लर्न विद प्रैक्टिस सीरीज में हम सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस फाइंड करते हैं कि चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर जगह चैप्टर कौन सा इंपॉर्टेंट है ये बताया जाता है, लेकिन चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है अगर ये पता चल जाए तो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ईजी और अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो। सो राइट गाइस, सो इसी इंटेंशन के साथ कि आपकी प्रिपरेशन बेटर हो सके, हम टॉपिक फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लुक एट द ट्रेंड एनालिसिस। पूरे चैप्टर को मैंने दो टॉपिक्स में डिवाइड किया है, टॉपिक नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 2। सो टॉपिक नंबर 1 इज ईएम वेव, कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, और टॉपिक 2 हमारा आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो लास्ट 5 इयर्स में गाइस, लास्ट 5 इयर्स में 80 क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम 91। टोटल क्वेश्चन 91 है, जिसमें से 80 क्वेश्चन आपको सिर्फ टॉपिक 1 से मिलते हैं। दैट्स मीन 88% चांसेस है नेक्स्ट ईयर भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन आने में। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करें अगर टॉपिक 2 का, तो टॉपिक 2 से सिर्फ और सिर्फ 11 क्वेश्चंस आए, दैट्स इसका परसेंटेज 12% होता है। ठीक है, तो क्या करना है, टॉपिक छोड़ना है? नहीं, बिल्कुल नहीं टॉपिक 2 छोड़ना है। टॉपिक 2 को हम करेंगे, लेकिन उतना ही एफर्ट देंगे जितना चांसेस है आने का। राइट, सो मोर एफर्ट शुड बी ऑन दिस, और इस पर हमारा एफर्ट कम होगा। ठीक है, पर छोड़ना नहीं है, बिल्कुल कोई भी हम टॉपिक को स्किप करने की बात नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट गाइस, चलिए सो टॉपिक 1 पर फोकस करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। और आपको, जैसा कि मैंने पीछे भी आपको चैप्टर्स में बताया है, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए। आप मेरे साथ कॉन्सेप्ट्स को लर्न करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं जो आपको बताता जाऊंगा, आपको उनको सॉल्व करना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। ओके, चलिए। सो सबसे पहले बात करें जेईई मेंस 2023 का ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड। और क्या कह रहा है, देखिए, दैट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। आप जानते हो, अगर डिफ्लेक्शन की बात हो रही है मतलब चार्ज पर फोर्स की बात हो रही है, राइट? और चार्ज पर फोर्स कौन कौन लगा सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकता है और मैग्नेटिक फील्ड लगा सकता है। लेकिन आपको दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब इस चैप्टर का मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर उनके पास चार्ज जैसी कोई प्रॉपर्टी होती है? क्या उनके पास चार्ज होता है? सोचो, क्या चार्ज होता है? बिल्कुल नहीं होता है, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स न्यूट्रल होती है, उनमें कोई चार्ज नहीं होता है। वो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, इजंट इट? एनर्जी का कॉम्बिनेशन है, कोई चार्ज नहीं है। जब चार्ज नहीं है सो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, राइट? सो स्टेटमेंट 1 हमें क्या दिख रहा है गाइस? करेक्ट दिख रहा है। ओके, चलिए स्टेटमेंट 2 देखेंगे। सो स्टेटमेंट 2 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
and the magnetic field in electromagnetic waves are related to each other as this relation. ठीक है, आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या ये रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि रिलेशन सर होता क्या है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे रिलेशन का, सो गाइस स्टेटमेंट 2 हमसे क्या कह रहा है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड बाय दिस रिलेशन, इज दैट इट? रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, और हमें पता है कि इसका रिलेशन C इज इक्वल्स टू परमेबिलिटी और परमिटिविटी के साथ रिलेशन ही आता है। C इज व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट। C हमारा क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। सो आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर मैं इस इक्वेशन को रिलेट करूं, ये दोनों क्वांटिटीज को रिलेट करूं, तो ये रिलेशन तो होल्ड नहीं कर रहा है ना। E नॉट इक्वल टू बी नॉट अपॉन अंडर रूट ई एप्सिलॉन नॉट बाई ई नॉट आएगा, म्यू नॉट बाई ई नॉट आएगा, राइट? तो ये इक्वेशन होल्ड नहीं कर रहा है। ऑलराइट, सो स्टेटमेंट 2 हमारा रॉन्ग हो गया, स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है। ओके, सो कौन सा ऑप्शन हमें चूज करना है? ऑलराइट, ऑप्शन सी हम चूज करेंगे। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। है, सिंपल सा इजी कॉन्सेप्ट। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में समझा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर कैसे रिलेट करती है, हमने वो भी फॉर्मूला देखा। ऑलराइट, ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। आपको आज ही पता चलेगा कि ये फॉर्मूलाज पूरे चैप्टर की बैकबोन है, हर कॉन्सेप्ट में इनका यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन जेईई मेंस 2023 से एक और क्वेश्चन हमें मिलता है दैट EM waves used for optical communication have longer wavelengths than that of microwave. ठीक है, तो ये तो हमें थोड़ा सा स्पेक्ट्रम बनाना पड़ेगा और उसके साथ हम एनालाइज करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर। सो असर्शन इज EM waves used for optical communication. सो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमें विजिबल रेंज अगर हमने ये माना, सो विजिबल के बाद हमारा क्या होता है गाइस? इंफ्रारेड, और यहाँ पर होता है हमारा अल्ट्रा वायलेट, UV रेज, राइट? देन आता है हमारा माइक्रोवेव, एंड यहाँ पर हमारी क्या आती है? अल्ट्रा वायलेट के पास हमें मिलता है एक्स रेज, isn't it? And then we have here radio waves, and then we have here gamma rays. So अगर आप देखो यहाँ पर ध्यान से, इस स्पेक्ट्रम में अगर मैं इस तरफ जाता हूँ तो हमारी वेवलेंथ इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, और साथ में एनर्जी भी डिक्रीज होती है। Isn't it? एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। चलिए अब स्टेटमेंट को हम देखेंगे कि EM waves used for optical communication have longer wavelength than that of microwave. क्या ऐसा है? ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में हम क्या यूज करते हैं? सोचो जरा, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, सो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में या तो हम विजुअल रेंज को यूज करते हैं या फिर इंफ्रारेड को यूज करते हैं। सर इस टाइप के क्वेश्चन में तो हमें कहीं पढ़ा नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपने पढ़ा है। रे ऑप्टिक्स चैप्टर में आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का टॉपिक जब पढ़ा है, वहाँ बताया गया कि हम ऑप्टिकल फाइबर्स में विजुअल और इंफ्रारेड को यूज करते हैं, करेक्ट? चलिए, तो ये रेंज आ गया हमारा स्टेटमेंट 1 के लिए। लेकिन कह क्या रहा है ये? हैव लॉन्गर वेवलेंथ देन दैट ऑफ माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव तो ये, क्या हमारे इस रेंज की किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? सो ऑब्वियसली माइक्रोवेव की वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या दिख रहा है? दैट ऑप्टिकल कम्युनिकेशन हैव लॉन्गर वेवलेंथ। नो, दिस इज रॉन्ग, है ना? लॉन्गर वेवलेंथ नहीं यूज कर रहा है, क्या स्मॉलर वेवलेंथ यूज कर रहा है, इजंट इट? हम पीछे वाली वेवलेंथ यूज कर रहे हैं, इजंट इट? सो ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है? रीजन टू इंफ्रारेड EM waves आर मोर एनर्जेटिक देन माइक्रोवेव। आप देख के बता सकते हो कि इंफ्रारेड आर मोर एनर्जेटिक देन माइक्रोवेव। ठीक है, देख के लग रहा है, बिल्कुल, है ना? इनकी एनर्जी ज़्यादा है इंफ्रारेड की कंपेयर टू माइक्रोवेव। फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। स्पेक्ट्रम हम देख सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज सीम्स द स्टेटमेंट नंबर 2 इज राइट। ठीक है, चलो देखते हैं ऑप्शन हमें क्या दिख रहा है। दैट ओके, करेक्ट, A is false and second is true. So statement A is false and second is true. ठीक है, सो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इस तरीके के आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलने वाले हैं। जेईई मेंस 2023 का ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वेट्स को अटेम्प्ट करने में हमें हार्डली 20 सेकेंड्स का टाइम मिलता है, और
टाइम अगर हमें कम लग रहा है सो डेफिनेटली बचे हुए टाइम को हम डिफिकल्ट और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस टाइप के चैप्टर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है जहाँ से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस इज क्वेश्चन, रिसेंट ईयर क्वेश्चन आपको मिल रहा है यहाँ पर जेईई मेंस 2025 और क्वेश्चन गाइस क्या कह रहा है देखो, इफ एन ऑप्टिकल मीडियम possesses relative permeability of this one and relative permeability of this one, then the velocity of light is greater in vacuum than that in the medium. Okay, और सारे वैल्यूज हमको यहाँ पर दी हुई है। दिस इज एप्सिलॉन नॉट, isn't it? So मैं यहाँ पर अगर बात करूँ ये हमको परमिबिलिटी दिया हुआ है, दैट इज म्यू आर इज इक्वल टू 10 अपॉन पाई एंड म्यू एंड एप्सिलॉन नॉट हम लिखेंगे यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी की बात हो रही है। दिस इज ई आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.0885, राइट। ये क्वांटिटीज हमको क्वेश्चन में दिया है। आपसे पूछा जा रहा है देन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज ग्रेटर इन वैक्यूम देन दैट ऑफ द मीडियम। तो वेलोसिटी ऑफ इन वैक्यूम पूछा है कि कितना रिलेशन होगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि x टाइम ऑफ द वैक्यूम आ रहा होगा। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल्स टू x टाइम ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, अब आप करना क्या है, आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए सो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। सो गाइस हमें रिलेशन पता है दैट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज 1 अपॉन v is equals to 1 upon mu into E, right? This is permeability of medium and this is permittivity of medium, okay? और हमने यहाँ पर speed of light in medium निकाला। अब क्या करोगे आप, इसको relative के फॉर्म में लिखेंगे। So this will be equals to mu r mu naught, because हमारा रिलेशन क्या होता है guys, mu r is equals to mu upon mu naught, है ना। इसको यूज करके मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ E into ER into E naught and this is coming from ER is equals to E by E naught। ठीक है, सो ये वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दिया। नाउ आप इसको अगर अलग अलग लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू आर ई आर इंटू 1 अपॉन म्यू नॉट ई नॉट अंडर रूट। सो आप बताओ मुझे ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, क्या हमने ये देख सीखा था पीछे? बिल्कुल, हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सीखा था दैट V is equals to, or the formula of the C, the speed of light in the vacuum is 1 upon under root mu naught by E naught. So ये हमारा हो गया C upon, ये C हो गया, बचा हुआ क्वांटिटी हमारे पास ये mu r r। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान से, C का वैल्यू अपने को पता है, C का वैल्यू हम जानते हैं, इट्स 3 into 10 to power 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट mu r and E r, दोनों वैल्यूज दी हुई है, आपको वैल्यूज पुट करना है and you will get the answer. So this will be equals to 10 by pi into 1 upon 0.0885. Alright, आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको डिनोमिनेटर में मिलता है √36। इसको आप सॉल्व करेंगे, you will get √36 and this will be equals to 3 into 10 to power 8 divided by 6, right guys? और हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि स्पीड कितने टाइम होना चाहिए, c शुड बी, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन का अगर स्टेटमेंट आप समझो, कह रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन वैक्यूम देन दैट ऑफ द मीडियम, है ना। वैक्यूम से कितने टाइम्स ज्यादा है, तो c इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ v हो जाएगा, isn't it? Speed of light is 6 times greater than the medium, isn't it? So हमारा आंसर हो गया यहाँ पर 6, okay? चलिए, so yes you can check, आंसर हमें 6 मिल रहा है। Now move to next question. In this question you can see, जेईई मेंस का बढ़िया सा क्वेश्चन दिया हुआ है 2023 में कि आपके पास एक मीडियम में द स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिक्रीज कर जाती है 0.2 टाइम्स ऑफ इट्स स्पीड इन फ्री स्पेस। ठीक है, तो मीडियम में स्पीड कितना दिया हुआ है गाइस, मीडियम में अगर स्पीड मैंने v माना, तो मीडियम में स्पीड, वैक्यूम में स्पीड कितना है, फ्री स्पेस की बात कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस कितना होता है, c होगा, एंड कितने टाइम से 0.2 टाइम्स। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है आपको फर्स्ट स्टेटमेंट। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ relative permittivity to the refractive index of the medium is x by 2। ठीक है, सो मैं यहाँ पर
रेशियो हमें फाइंड आउट करना है किस चीज का, रिलेटिव परमिटिविटी, दैट्स मीन ER अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू x अपॉन 1। ये क्वेश्चन में हमको गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि भैया x की वैल्यू क्या होगी। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे एक रिलेशन पता है दैट v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू e, करेक्ट। क्या ये, दिस इज परमिटिविटी ऑफ, दिस इज परमिबिलिटी ऑफ मीडियम एंड दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक। ये रिलेशन अपने को पता है। अब गाइस मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, अच्छा ये रिलेशन हमें कहाँ पता है सर, कब बताया आपने, पिछले क्वेश्चन बताया, फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया। तो आप देख रहे हो कंसेक्यूटिव क्वेश्चंस में भी सेम कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहा है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात क्या है, जेईई मेंस ने रे ऑप्टिक्स का भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो ट्रिकी बना दिया क्वेश्चन को, 2 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके बना दिया। बट घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आप 2 चैप्टर 5 चैप्टर 10 चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट मिक्स करके दे दो, क्या फर्क पड़ना है ना। तो कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है और साथ में उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करना है वो हम इस लर्न विद प्रैक्टिस सीरीज में सीख रहे हैं। ओके चलिए, सो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ गाइस, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू कैन बी रिटन एज म्यू आर एंड म्यू नॉट, एंड दिस कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन आर ER इंटू E नॉट, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, आप जानते हो ये और ये दोनों मिलके अंडर रूट में क्या बना देंगे, दैट V इज इक्वल्स टू C अपॉन अंडर रूट म्यू आर इंटू ER। ये हमारे पास रिलेशन बचेगा क्योंकि 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट E नॉट हमें क्या देता है, C की वैल्यू देता है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अब मैं इसको अगर ऊपर ले जाऊँ तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया म्यू आर ER इज इक्वल्स टू C बाई V। ओके देखो क्या किया हमने C बाई V का रिलेशन जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब गाइस C बाई V क्या है, ये दिस इज C बाई V इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो क्या ये 5 है, बिल्कुल है ना, 0.2 1 अपॉन 0.2 5 हो जाएगा, ऊपर चला गया। नेक्स्ट आई कैन यूज दिस, ये 5 इक्वल हो गया, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, हमारे पास रिलेशन होगा 25। ओके अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, एक चीज और दिया हुआ है आपको, दैट द वैल्यू ऑफ म्यू आर इक्वल टू 1, है ना। इसको हम यूटिलाइज करेंगे, सो ये 1 हो गया एंड ER की वैल्यू हमें क्लियरली कितनी मिल गई, 25, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे बोला है कि ER नहीं फाइंड करना है आपको रेशियो ऑफ ER अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर कैसे निकाला जाए, सो आप गाइस ध्यान से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा है दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू C बाई म्यू, C बाई V, करेक्ट, C बाई V हमने रिलेशन पढ़ा है वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में, ठीक है। सो C बाई V की वैल्यू हम ऑलरेडी 5 कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई हम 5 कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके अब मैं यहाँ पर अगर मैं रेशियो में रख देता हूँ ER अपॉन RI इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 5, सो क्लियरली मुझे दोनों का रेशियो 5 मिल रहा है। सो x का वैल्यू दैट इज 5 अपॉन 1, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इज़न्ट इट। चलिए चेक करते हैं अपने आंसर को, क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है ना। सो आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हमने यहाँ पर यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। गाइस आपको इस तरीके के क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिफरेंट कॉन्सेप्ट से मिलके बने, आपको अगर और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आप एक्स्ट्रा मार्क्स के लर्निंग ऐप पर चाहिए, पावर क्वेश्चंस को आप वहाँ फाइंड आउट करेंगे एंड अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। आई मीन लेट मी एक्सप्लेन यू, हम इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं लेकिन स्टेटमेंट सेम रहे, सिर्फ क्वेश्चंस की वैल्यूज को अगर चेंज हो जाए तो एक नया क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा आपके लिए, इज़न्ट इट, जो आपको फेमिलियर तो होगा लेकिन आपको पूरा चैलेंज करेगा सॉल्व करने के लिए, है ना। तो आप सिमिलर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हो, पावर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को सेम रखेगा और वैल्यूज को चेंज करेगा। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को जितनी बार चाहे क्रिएट कर सकते हैं खुद से, एक क्लिक पर नया क्वेश्चन क्रिएट होगा। क्वेश्चन क्रिएट करिए, सॉल्व करिए, नया क्वेश्चन क्रिएट करिए, सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। ऑलराइट, सो क्रिएटिंग क्वेश्चन, सॉल्विंग द क्वेश्चन, क्रिएटिंग क्वेश्चन, सॉल्विंग द क्वेश्चन, ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है आपके लिए और बहुत ही हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन को एफिशिएंट बनाने में, ठीक है। तो पावर क्वेश्चन को एक्सप्लोर करना नहीं भूलेंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
So now we have a question of JEE Mains 2024 और बहुत ही इंटरेस्टिंग बढ़िया सा क्वेश्चन है. कह रहा है इन अ प्लेन ऑफ EM वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स साइनसॉइडली एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस. ये फ्रीक्वेंसी दे दिया हमें, f दिया हुआ है, एंड द एम्पलीट्यूड इज दिस वन, है ना. सो मैं बोल सकता हूँ कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स E की बात हो रही है, दैट इज 50. द टोटल एनर्जी, टोटल एवरेज एनर्जी हमें फाइंड करना है. देखिए क्वेश्चन के हम नए कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, है ना. आप देख लो वैरायटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं. नाउ हम बात करेंगे एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या होता है. ठीक है. सो एवरेज एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन आप जानते हो गाइस, दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू, या फिर मैं इस तरीके से लिखूं तो ज्यादा सही रहेगा, दैट एवरेज एनर्जी डेंसिटी, इजंट इट, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. ठीक है. क्या आपको सारे पैरामीटर्स पता है? बिल्कुल पता है. 1/2 E नॉट का वैल्यू कितना दिया है? 8.85 इंटू 10⁻12. नहीं भी दिया होता आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, बहुत कॉमन है ना. इलेक्ट्रोस्टैट से लेकर आप देख रहे हो इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 से स्टार्ट किया हमने E नॉट को देखना, और अभी तक हम 6th 7th 8th चैप्टर पे आ चुके हैं और ये काम कर रहा है अभी भी, राइट. नेक्स्ट E नॉट की वैल्यू अपने को दिया हुआ है, दैट इज एम्पलीट्यूड इज 50, तो हम यहाँ डायरेक्ट पुट करेंगे 50 स्क्वायर. सो दिस इज 1/2. एक काम करते हैं, कैंसिल ही कर देते हैं इसको. दिस इज 4.425 समथिंग, राइट. और ये 25 हो जाएगा. 25 इसको आप सॉल्व करिए. दिस विल बी इक्वल्स टू 25 5s are 25 5s are 125 एंड चलो मैं लिख देता हूँ, है ना, तो इजी रहेगा अपने को करने में. 4.425 इंटू 2500 इंटू 10⁻12. ओके. नाउ 25 5s are 125. Next we have 2 आ जाएगा. 6 carry 25 4s are 100 and 106 100 110, right, and this is equal to 10⁻10 में लिख सकता हूँ. ठीक है. अब क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू बतानी है वो किसके टर्म्स में बतानी है. देखिए, अच्छा, हमें 10⁻8 पावर जो है वो -8 के टर्म्स में लेना है ना, पावर -8 के टर्म्स में लेना है. तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 10⁻8 करने के लिए इसको सिंपली 1 2 कुछ मिसिंग है क्या? नहीं, वी आर डूइंग करेक्टली. ओके, वी हैव, ओके, यहाँ हमने डेसिमल मिस किया. 1 2 3 1 2 3 ये आ जाएगा. ओके. नाउ मुझे 10⁻8 के फॉर्म में लिखना है, सो दिस विल बी 1.1062 इंटू 10⁻8. अब हम अपने आंसर को चेक करेंगे. क्या हमारा आंसर 1.1062 आ रहा है? 1.106, यस. ठीक है. तो हमने बहुत एफिशिएंटली एंड देख रहे कितने प्रिसीजन से आंसर आया. अगर क्वेश्चन में प्रिसीजन पीछे की वैल्यूज को चेंज भी कर देता तो डरने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ सिंपली मल्टीप्लिकेशन था. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. मजा आया आपको? चलिए, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, और क्वेश्चन हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट पे बेस्ड है ना. तो बहुत सारे बच्चों को डिस्प्लेसमेंट करंट सुनकर एकदम डर सा लग जाता है कि सर क्या है ये, क्या होता है, कैसे काम करता है. तो बहुत डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट, किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल में यूटिलाइज होता है, वो आज यहाँ पर समझने वाले हैं. सो गाइस देखिए ध्यान से. कह रहे हैं कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो हमने फटाफट एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया. देखो आप क्या करना है, जब भी क्वेश्चंस आपको दिए जाए फिजिक्स में, क्वेश्चंस का स्टेटमेंट पढ़ोगे, आप देखो फिगर नहीं मिल रहा है, स्टेटमेंट पढ़ोगे, विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको एक एक लाइन पढ़ते जाओ और जो भी दिया हुआ है उसको फिगर में बनाते जाओ. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया. तो इन दोनों प्लेट्स का एरिया आपको गिवन है, दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेपरेशन गिवन है दोनों प्लेट्स के बीच का, बिल्कुल सही है, मैं इसको L बोल सकता हूँ. नाउ
separation value 10 centimeter is charged to a DC current. Okay. Now consider the hypothetical plane surface of area A naught equal to 3.2 centimeter square. अब कह रहा है कि यहाँ पर एक आप hypothetical area को consider करो. तो मैं मान लेता हूँ कि एक ये छोटा सा एरिया है, isn't it? इस एरिया को मैं यहाँ पे मान रहा हूँ, दोनों प्लेट्स के बीच में एक hypothetical एरिया हो गया. इस एरिया की वैल्यू, ये जो एरिया है इसकी वैल्यू A नॉट है, ठीक है. इसका वैल्यू 3.2 क्वेश्चन में दिया गया. Inside the capacitor, the parallel of the plates, at an instant the current through the circuit is 6 ampere. It is at the same instant the displacement current through A naught. देखो बोल रहा है कि पूरे जो कैपेसिटर के बीच से दोनों प्लेट्स के कंप्लीट एरिया कंसीडर कर रहे हैं, उस टाइम करंट फ्लो कर रहा है कितना, 6 एम्पियर. लेकिन जब हम सिर्फ A नॉट एरिया को कंसीडर करेंगे तो कितना करंट फ्लो होगा. सो डेफिनेटली आपको करंट और एरिया के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो. सो फटाफट हम समझते हैं पहले कि सर डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या, है ना. सो आपको पता है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, राइट. सो मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट को अगर मैंने ID से बोला, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d phi E by dt, है ना. रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू E नॉट हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट करंट देता है, ठीक है. अब मैं यहाँ पर इस फ्लक्स को क्या लिख सकता हूँ गाइस, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं यहाँ पर सिंपली E नॉट, फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू E इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू A, है ना. मैं मान रहा हूँ कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों जीरो एंगल बना रहे हैं, तो cos जीरो की वैल्यू 1 मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया. कैलकुलेशन हमारा कॉम्प्लेक्स ना हो इसलिए. और देख के भी लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देख कर भी लग रहा है हमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमारी पैरेलल ही होंगी, राइट. तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों आपस में 0 डिग्री एंगल बनाएंगे. सो अब नाउ मैं क्या करता हूँ कि एरिया को मैं बाहर ले लेता हूँ, ओके. तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, d by dt. क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरिएट करेंगे जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगा, राइट. सो नाउ द ID, आप ध्यान से देखो ID अपॉन A का जो रेशियो है वो E नॉट अपॉन DE बाई dt हो गया, ठीक है. सो क्लियरली दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी, रेट दोनों में क्या होगा, सेम होगा. किसी एक मोमेंट पर आपसे पूछा है करंट कितना है दो एरिया से, राइट. तो किसी एक मोमेंट पर ये रेट तो फिक्स होगा ना, ठीक है. तो इसको हम बोल देंगे कांस्टेंट हो गया. Now this ratio is constant, so clearly मैं ID upon A ले रहा हूँ ये रेशियो, एंड ID छोटे एरिया के लिए, तो उस छोटे से एरिया में मैंने माना, इस छोटे से एरिया से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू मैंने माना ID नॉट, ठीक है. सो आई एम गोइंग टू कंसीडर दिस एज ID नॉट अपॉन एरिया A नॉट. मुझे ये फाइंड करना है. अब हमारे लिए कुछ नहीं, ईजी है. ID नॉट इज इक्वल्स टू ID इंटू A नॉट अपॉन A. सो गाइस ID की वैल्यू क्वेश्चन में 6 एम्पियर गिवन है, A नॉट का वैल्यू हमें 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, एंड A का वैल्यू हमें 16 गिवन है, राइट. 16 टू एंड दिस इज 1.2 एम्पियर. सो क्लियरली आंसर क्या आ रहा है, इस गिवन एरिया से जो हमें फ्लक्स जो करंट मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगा, उसकी वैल्यू होगी 1.2 एम्पियर, ठीक है. सो क्लियरली अच्छा हमको आंसर चाहिए मिली एम्पियर्स में, है ना. देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग, यूनिट्स में ध्यान देना है. यूनिट्स हमें ध्यान देना है कि आंसर हमको मिली एम्पियर्स में चाहिए, तो क्यों ना मैं इसको मिली एम्पियर्स में कन्वर्ट कर दूं. 1200 मिली एम्पियर, इजंट इट. 1000 टाइम्स होता है 1 एम्पियर इक्वल टू 1000 टाइम्स मिली एम्पियर. सो नाउ आंसर हमारा 1200 मिली एम्पियर आ चुका है, ठीक है. तो आपको दिख रहा है यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट्स को लर्न किया है और आपने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया. इस टाइप के क्वेश्चंस को आप और सॉल्व करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स की लर्निंग ऐप पर जाइए, उसको डाउनलोड करिए अपने फ़ोन में और एक्स्ट्रा मार्क्स के अमेजिंग फीचर्स को देखिए. आपको पता चलेगा कि बहुत वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस हैं, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, और साथ में आपको पावर क्वेश्चंस की भी पावर मिलती है जो आपकी प्रिपरेशन को एफिशिएंट बनाएगा. ऑलराइट, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेईई मेंस का 2025 का क्वेश्चन है गाइस, और देखिए आप ध्यान से, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को अगर मैं मुझसे पूछा जाए किस कैटेगरी में सर डालोगे, तो जेईई मेंस लेवल के इस क्वेश्चन को मैं डिफ़िकल्ट लेवल में डालूंगा, ठीक है.
ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में आता है। और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगर आप इसको सीख लेंगे तो मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम जेईई मेंस इस टाइप के क्वेश्चन डिजाइन करेगा तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, सो कह रहा है क्वेश्चन में कि एक स्मॉल मिरर है जिसका मास m है, इज सस्पेंडेड बाय अ मास लेस थ्रेड ऑफ लेंथ l। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक, चलो मैं यहाँ डिजाइन कर देता हूँ, हमने यहाँ पर एक मिरर को लिया और इस मिरर का मास m दिया हुआ है एंड लेंथ ऑफ द थ्रेड इज l। Isn't it? ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट में है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देन द स्मॉल एंगल ऑफ थ्रू विच द थ्रेड विल बी डिफ्लेक्टेड व्हेन अ शॉर्ट पल्स ऑफ लेजर ऑफ एनर्जी E फॉल्स नॉर्मल टू इट। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि भाई एक लेजर से हमने इस पे फॉल कराया। ठीक है, लेजर लाइट इस पर फॉल कर रहा है जिसका एनर्जी E है, उसकी वजह से क्या होगा, इसको कुछ पुश मिलेगा और ये थ्रेड हमारा और मिरर हमारा कहीं यहाँ पर आ जाएगा। So this will there will be some deflection angle। ठीक है, आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि आपको बताना है कि what will be the deflection, right? So it's deflected when the short pulse of laser energy E falls normal to the mirror, then the small angle, right? ये क्वेश्चन में देखो given है, then the small angle आपको फाइंड करना है कि कितना एंगल ये डिफ्लेक्ट करेगा। और ये क्वेश्चन में देखिए थीटा इक्वल टू वैल्यूज दी हुई, सो डेफिनेटली वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है और ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो गाइज, आपसे अगर मैं पूछूं, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ समझते हैं कि हमारे पास एनर्जी का रिलेशन क्या है। जो हमें ये एनर्जी दिया हुआ है, मिरर पर लाइट को हम लेजर को हिट कर रहे हैं, तो ये मिरर ये आखिर कैसे मूव कर रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, सो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है रेडिएशन प्रेशर का। डेफिनेटली इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। रेडिएशन प्रेशर में क्या होता है, अगर एक मिरर पर लाइट फॉल कर रही है, एक मिरर पर लाइट फॉल कर रही है जिसकी यहाँ पे बताता हूँ, लाइट, ये मिरर है, लाइट फॉल कर रही है और ये बॉडी या मिरर कुछ भी दिया हुआ है, अगर ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो इस पर कुछ प्रेशर आएगा, उस प्रेशर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, राइट। तो फर्स्ट केस इज एब्जॉर्प्शन। अगर एब्जॉर्प्शन कर रहा है तो उस समय जो प्रेशर आएगा उसका वैल्यू होता है I/C। Isn't it? लेकिन अगर कोई मिरर है जो रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा है, राइट, फॉल होने के बाद रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, तो उस समय इस पर रेडिएशन प्रेशर, मैं प्रेशर PR लिख रहा हूँ, सो प्रेशर विल बी, रेडिएशन प्रेशर विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी अपॉन C। C इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये बेसिक रेडिएशन प्रेशर के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, आप इसको लिख लीजिए। ओके, चलो, सो मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप ध्यान से देखो, मिरर दिया हुआ है तो मिरर में क्या होगा, मिरर्स में लाइट रिफ्लेक्ट बैक ही होगी, है ना, लाइट हिट करके वापस आएगा, सो रिफ्लेक्शन बैक हो रहा है। सो यहाँ पर मैं यूज करूंगा दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू 2I/C, राइट। मैं प्रेशर को क्या फोर्स अपॉन एरिया के टर्म्स में लिख सकता हूँ। क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इससे तो कुछ नहीं निकलेगा। हाँ, फोर्स से, मोमेंटम से, चेंज इन मोमेंटम का रिलेशन एनर्जी से होता है, याद करो भाई। प्रेशर का रिलेशन एनर्जी फोर्स है, फोर्स का रिलेशन मोमेंटम से, मोमेंटम का रिलेशन एनर्जी से। तो शायद मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ क्योंकि हमें एनर्जी के टर्म्स में आंसर निकालना है, राइट। बिल्कुल सही आपकी सोच है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पर इस PR को चेंज करूँगा, प्रेशर को लिखूंगा फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज 2/C। अब गाइस, इंटेंसिटी को मैं पावर अपॉन एरिया लिख सकता हूँ। सो A and A विल गेट कैंसिल आउट। नाउ मेरे पास फोर्स, मेरे पास क्या रिलेशन हो गया, 2/C। अब देखो, ये मेरे कोई काम का नहीं है, मुझे यहाँ पर एनर्जी चाहिए और मुझे फोर्स और एनर्जी के बीच का रिलेशन। सो फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ΔP/ΔT इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ C। पावर को मैं एनर्जी लिख सकता हूँ, बिल्कुल, ΔE/C, ΔE/ΔT, करेक्ट। ये रिलेशन समझ आया, ठीक है। सो नाउ आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर ΔT कैंसिल करके मोमेंटम चेंज की बात करें अगर, सो इस केस में मोमेंटम चेंज कितना हो रहा है गाइस, इनिशियल मोमेंटम अगर PI है तो फाइनल मोमेंटम PF होगा। लेकिन जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा उस टाइम रुक जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। सो चेंज इन मोमेंटम हमारा माइनस टाइम्स ऑफ PI आएगा, राइट। सो -0 टाइम्स ऑफ -P, मैं P ले लेता हूँ, ठीक है, अपॉन 1 इज इक्वल्स टू
2C/E हम लिख सकते हैं, राइट। एनर्जी चेंज कितना हो रहा है, E हो रहा है। सो देखा आपने, हमने यहाँ पर एक रिलेशन फाइंड कर लिया, लेकिन आंसर में एंगल की ज़रूरत है। बट एंगल कैसे आएगा, ये हमको यहाँ पर सोचना पड़ेगा। आपने वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, इज़न्ट इट। एक मिरर दिया हुआ है जिसको डिफ्लेक्ट कर दिया हमने कुछ इस एंगल पर, दैट इज थीटा। वर्क एनर्जी पावर के हिसाब से क्या होगा गाइस, जो भी एनर्जी है, जो भी इस ब्लॉक को काइनेटिक एनर्जी मिल रही है पल्स की वजह से, वो कन्वर्ट कर देगा वर्क डन में। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, करेक्ट, इज़न्ट इट। सो मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करूंगा। आई एम गोइंग टू यूज दैट थ्योरम हियर। और ये थ्योरम क्या कहती है हमसे कि जो भी आप वर्क डन कर रहे हो दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को मैं, आप लिखो के फाइनल माइनस के इनिशियल लिख सकते हो गाइज। फाइनल वेलोसिटी 0 है, फाइनल मोमेंटम 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी 0 होगी, मतलब ये क्वांटिटी तो 0 हो गया, राइट। 0 माइनस के इनिशियल, ठीक है। और के इनिशियल हमें कितना है, मान लीजिए के है। सो और साथ में आपने इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, p²/2m, है ना। ये रिलेशन को मैं यूटिलाइज करूंगा सॉल्व करने में। नाउ व्हाट इज द वर्क डन हियर, इस पल्स की वजह से कितना वर्क डन हुआ। सो ये कितना ऊपर मूव कर गया, आप ध्यान से देखो। सो क्लियरली आई कैन से ये बॉडी टोटल लेंथ L है, ये लेंथ कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू L cos थीटा। सो गाइस कितना हाइट ऊपर मूव किया है, ये डेल्टा H हाइट मूव किया है। सो डेल्टा H इज इक्वल टू हाउ मच, L माइनस L cos थीटा। सो L माइनस L cos थीटा मैं यहाँ लिख सकता हूँ, राइट। और ये वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है। सो अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है मीन्स कि ब्लॉक पर फोर्स तो नीचे लग रहा है पर डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। सो डेफिनेटली जो वर्क डन ऑफ ग्रेविटी आएगा वो निगेटिव आएगा, mg, और चेंज इन लेंथ इज, चलिए मैं डेल्टा H ही लिख देता हूँ अभी जिससे आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो ये रिलेशन हमें मिल रहा है और फाइनली आप वैल्यूज को पुट करेंगे। सो माइनस mg डेल्टा H, डेल्टा L को मैं L कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा लिखा, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऑफ काइनेटिक एनर्जी को मैं p²/2m लिख सकता हूँ। सो माइनस ऑफ p²/2m, सिंपल, इज़न्ट इट। अब देखिए मैं वही बात कर रहा था ना कि हम यहाँ पर एक रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। मोमेंटम और एंगल के बीच का रिलेशन फाइंड कर लिया है और ऑलरेडी हम मोमेंटम और एनर्जी के बीच का रिलेशन फाइंड कर चुके हैं, तो इसको मैं अब अपने इस रिलेशन में पुट करूंगा। सो गाइज आप क्लियरली देख सकते हो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए दिस विल बी इक्वल्स टू 2E/c, है ना। सो नेगेटिव है बट स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 4E²/c², ठीक है, विद माइनस साइन। माइनस आएगा, ये माइनस पहले से है यहाँ पर, ठीक है। इसका जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा स्क्वायर करने से, वो साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए नाउ यू कैन क्लियरली सी दिस माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसिल आउट। आई एम हैविंग हियर mgl 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो थीटा फाइंड करना है, आपको दिया गया ये थीटा स्मॉल है, ठीक है। सो थीटा अगर स्मॉल होता है हमारा तो मैं साइन थीटा को नियरली इक्वल टू थीटा मान सकता हूँ, लेकिन एक्सप्रेशन हमारे पास कॉस के टर्म में, तो क्या मैं इसको सिंप्लीफाई करके साइन के टर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या आ जाएगा, देखिए cos 2 थीटा जो हमारे पास रिलेशन है, cos 2 थीटा इक्वल टू, मैं थीटा के टर्म्स में लिख रहा हूँ, चलो मैं लिख ही देता हूँ आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, सो cos 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। लेकिन अपने को चाहिए cos थीटा, सो cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, इज़न्ट इट। नाउ आप देखो यहाँ पर अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ गाइस, इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन अभी हमने एक चीज़ को मिस किया है। देखो यहाँ पर ध्यान से, p² हमने p की वैल्यू तो डाल दी, लेकिन 2m का फैक्टर भी आएगा, सो आप उसको ऐड करिए यहाँ पर 2m। चलिए नाउ माइनस एंड माइनस कैंसिल हो गया, अब मेरे पास क्या बचता है, mgl 1 माइनस कॉस थीटा इज 1 माइनस 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 प्लस विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 इक्वल टू
दिस इज ये कैंसिल आउट हो गया, इट विल बी 2e स्क्वायर अपॉन mc स्क्वायर, इजंट इट? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, चलो mgl एंड दिस इज 2 साइन। अच्छा, सारे फैक्टर्स को मैं अगर लेफ्ट साइड ले जाऊँ, राइट साइड ले जाता हूँ, तो मेरे पास सिंपल एक रिलेशन बचेगा साइन के टर्म्स में, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा जब सारे पैरामीटर्स लेफ्ट साइड जाएंगे, ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर सी स्क्वायर जी इंटू एल, राइट? ओके, नाउ अगर मैं अंडर रूट लेता हूँ, सो दिस रिलेशन विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, अंडर रूट लेने से क्या बचेगा भाई, ये सारे पावर में, और तो e अपॉन एम सी रूट जी एल आ जाएगा। नाउ हम साइन थीटा बाई 2 के टर्म्स तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अब अभी भी हमें एंगल चाहिए, तो एंगल कैसे निकाला जाए? सो गाइस, थीटा बहुत स्मॉल दिया गया, और जब थीटा स्मॉल है तो हमने यहाँ देखा कि साइन थीटा को मैं थीटा मान सकता हूँ, ठीक है? तो साइन थीटा बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा? थीटा बाई 2 के, एंड दिस इज इक्वल टू एम अपॉन एम सी रूट जी एल। नाउ आई एम गेटिंग हियर the value of theta is equals to 2 times of e upon mc root gl, alright? So ये हमारा आंसर आ रहा है। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा आंसर मैच हो रहा है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी से हमारा आंसर मैच हो रहा है। Isn't it wonderful? हमने बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है? तो बहुत डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, क्यों है? क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करके यहाँ पे क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। आप देख सकते हो लॉस ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट्स, वर्क एनर्जी पावर के कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ पे यूटिलाइज किया जा रहा है, इजंट इट? 11th के कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके 12th के साथ क्वेश्चन फ्रेम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस इज द जेईई मेंस 2023 क्वेश्चन, और इसमें क्या कह रहा है? फॉर द प्लेन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन बाय E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड B इक्वल्स टू B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, आपको रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी टू एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है? तो हमने अभी 2 क्वेश्चन पहले एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी देखा था, लेकिन यहाँ पर दोनों पूछा है आपसे, एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। सो गाइस, मैं यहाँ पर अगर एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, दैट 1/2 E नॉट E स्क्वायर, एंड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/2 B स्क्वायर या B स्क्वायर। अच्छा, हमको E नॉट और B नॉट दिया, तो ठीक है, हम E नॉट ले सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इक्वेशंस में हमें E नॉट दिया है और P नॉट दिया हुआ है, ये एम्पलीट्यूड्स होते हैं, सो हम B नॉट लिखेंगे, B स्क्वायर बाई B नॉट, इजंट इट? सो ये हमारा रेशियो हो गया। अब देखो 1/2 कैंसिल हो गया, आप इसको सॉल्व करेंगे, ये म्यू नॉट ऊपर चला जाएगा, दिस विल बी म्यू नॉट E नॉट, और हमारे पास रिलेशन बचेगा E नॉट बाई B नॉट का होल स्क्वायर। आप ध्यान करो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये रिलेशन सुना था, करेक्ट? E नॉट अपॉन B नॉट किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू C, करेक्ट? सो मैं यहाँ पर इसको वैल्यू पुट करूंगा, दिस विल बी म्यू नॉट E नॉट इनटू C स्क्वायर। और गाइस, म्यू नॉट बाई E नॉट किसके इक्वल है? आपने ऑलरेडी देखा है, C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट E नॉट, करेक्ट? तो ये इसको आप स्क्वायर करके देखिए, तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं हमको 1/c स्क्वायर के इक्वल मिलती है, इनटू C स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको दोनों का रेशियो का वैल्यू 1 मिल रहा है, राइट? सो मतलब ये कहने का हुआ कि इन दोनों की एवरेज डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी सेम होती है, इजंट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहले हम कि हमारा ऑप्शन डी मैच हो रहा है, परफेक्ट, इजंट इट? ओके, सो हर क्वेश्चन में नए कॉन्सेप्ट्स, हर क्वेश्चन में कुछ नई लर्निंग हमें मिल रही है, ठीक है? प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स की अमेजिंग ऐप पर जाना है और बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। साथ में आपके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इस पूरे सीरीज़ में आपके लिए एक ओपन टेस्ट रखा गया है। आप ओपन टेस्ट या फिर हमने उसको नया नाम दिया, दैट इज टैप एंड टेस्ट। आप टैप एंड टेस्ट पर जाइए। कहाँ मिलेगा सर टैप एंड टेस्ट? आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है, उसको क्लिक करिए, यू विल रीच
टैप एंड टेस्ट ऑफ एक्स्ट्रा मार्क्स। आपको लॉग इन करना है एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है, कब देना है सर? ये जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने के बाद आप अपनी लर्निंग को टेस्ट करने के लिए टैप एंड टेस्ट अटेम्प्ट जरूर करिएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ JEE Mains 2023 and the question is the electromagnetic wave at an instant and at a particular position the electric field is along the negative z-axis and magnetic field is along the positive z-axis. You have to find out the direction of the propagation of the electromagnetic wave. ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपसे देखिए ध्यान से गाइस, जनरली हम इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, उसको हम z मानते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड तरीका ये है। आपको बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द नेगेटिव z एक्सिस, सो नेगेटिव z एक्सिस अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नेगेटिव z डायरेक्शन में, ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज B। और आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा। सो मैं अगर इसकी डायरेक्शन, इसको अगर मैं वेक्टर्स के फॉर्म में लिखूँ, सो दिस E माइनस के कैप और इसका क्या आ जाएगा प्लस आई कैप। नाउ वी नो कि भाई हमारे पास C मुझे अगर इस डायरेक्शन ऑफ C निकालना है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन निकालना है, मैं इस रिलेशन को यूज करता हूँ दैट C इज इक्वल्स टू E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, isn't it? C वेक्टर क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे मैं स्पीड ऑफ मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि लाइट के पास स्पीड लाइट ये जो C है इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, क्योंकि हमें डायरेक्शन ही फाइंड करना है। ओके, नाउ E का वैल्यू आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखो माइनस के कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आई कैप। सो गाइज K क्रॉस I क्या होता है? आपके पास मल्टीपल वेज है, आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हो। E क्रॉस बी करूंगा मैं, नीचे की तरफ आ रहा है, दैट्स मीन नेगेटिव y एक्सिस हमें मिल रहा है, या फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे बाय यूजिंग द राइट हैंड पाम रूल। सो E क्रॉस बी क्लियरली हमें डाउनवर्ड मिल रहा है, सो C वेक्टर की डायरेक्शन हमारी नेगेटिव J डायरेक्शन में होगी, राइट। सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर द डायरेक्शन, ओके, दिस इज द डायरेक्शन ओनली। So which option is matching? Yes, clearly C option is matching. The direction of this electromagnetic wave is along negative y-axis. Now guys, this is amazing question, right? इस तरीके का question आपको JEE Mains में बहुत सारे मिलेंगे। आप लास्ट 10 years का question अगर इस चैप्टर से आया तो 90% चांसेस है आपको इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन फ्रेम होके मिलने का। क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक पता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछेगा, या मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको मैग्नेटिक फील्ड वेव के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन आपसे पूछा है कि करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये आपको बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, सो क्लियरली जो ये फिगर बनाया है सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कि अगर हमने ये डायरेक्शन ली है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कुछ इस तरीके से मूव करेगा। आपके लिए देखिए, एक ही पॉइंट पर दोनों लाइंस 0 पर हैं, एक ही टाइम पर दोनों मैक्सिमम हो रहे हैं, एक ही टाइम पर वापस 0 हो रहे हैं, एक ही टाइम पर वापस मैक्सिमम हो रहे हैं। कैन यू ऑब्जर्व दिस? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का फेज सेम होता है। तो फेज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। ऑलराइट, नाउ आई कैन राइट the relation as, consider the relation as E is equals to E naught sin the phase. So guys, अभी मैंने बताया आपको कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच का फेज सेम होगा, राइट। एक ही टाइम पर 0 होंगे, एक ही टाइम पर मैक्सिमम 0 मैक्सिमम, सो फेज सेम है। सो मैं फेज को एज इट इज लिख सकता हूं, इजंट इट? पर अगर आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, आपको यहां पर
जो वेव की डायरेक्शन है वो आप इस क्वांटिटी से फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। z बता रहा है कि जो लाइट है वो एक पॉजिटिव z डायरेक्शन की तरफ जा रही है ना। सो आई कैन कंसीडर दैट दिस इज द पॉजिटिव z डायरेक्शन ऑफ EM वेव। सो बाय कंसीडरिंग दिस हमें वेव की डायरेक्शन पता चल चुकी है, z डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है। अब वी नीड टू फाइंड आउट कि E नॉट की वैल्यू क्या होगा। आपको पता है कि E नॉट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन में देखा, दैट इज C इज इक्वल्स टू E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, राइट। तो इस रिलेशन को हम यूज कर सकते हैं, इस रिलेशन को हम यूज कर सकते हैं। सो आई कैन राइट दैट E वेक्टर इज इक्वल्स टू B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। सो गाइस आप क्लियरली देखो B वेक्टर का वैल्यू आपको दिया गया है, क्या है, दिस इज B वेक्टर, राइट। सो मैंने लिखा है यहाँ पर √2 टाइम्स ऑफ √3 टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ j कैप इंटू 30, ऑलराइट। ये हो गया हमारा B क्रॉस C। और C के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि C का डायरेक्शन पॉजिटिव z डायरेक्शन की तरफ है, दैट इज प्लस k कैप, ऑलराइट। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं मैग्नीट्यूड्स को अलग कर लूंगा, और सिर्फ डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट्स को कंसीडर करना है। सो दिस 30 एंड C को मैंने अलग कर लिया। इनसाइड मेरे पास क्या है, ये दो वैल्यूज हैं, √3/2 i कैप i क्रॉस k करेंगे तो माइनस j आएगा, दैट इज माइनस √3/2 j कैप i/1/2 j cap cross k. So j cross k is I cap. So this can be written as plus 1/2 I cap. Okay. So हमने यहाँ पर E नॉट का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो मैं फटाफट अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दूंगा और मुझे पूरी इक्वेशन मिल जाएगी। सो चलिए हम वैल्यूज को पुट करते जाते हैं। सो E इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, 1/2 I कैप माइनस √3/2 j कैप 30C, राइट। ये हमने लिख लिया E नॉट। नेक्स्ट साइन ओमेगा t माइनस z/c, ऑलराइट। चेक करेंगे अपने ऑप्शन नंबर 1 को, क्या हमारा ऑप्शन नंबर एग्जैक्टली मैच कर रहा है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए हमारा एग्जैक्टली मैच कर रहा है गिवन क्वेश्चन के आंसर से। इज इट, है ना, बढ़िया सा कॉन्सेप्ट। इसको मैं मीडियम कैटेगरी में डालूंगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिलेंगे जेईई मेंस में। लास्ट 5-10 ईयर्स में आप देखोगे बहुत सारे हैं। अगर आया है तो 90% चांसेस है इसी टॉपिक से आने का। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चंस अगेन आपको सॉल्व करने के लिए पावर क्वेश्चंस को देखना चाहिए। चलो अब बात करेंगे हम टॉपिक नंबर 2 की। ऑलरेडी हमने टॉपिक नंबर 1 डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं। स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं हम, सो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो क्यों ना फटाफट हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान देकर फटाफट इनको हम सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 22 ओपन टेस्ट या जो टैप एंड टेस्ट का ये क्वेश्चन नंबर 22 है। जो बीच के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली इन नंबर्स में कुछ गैप दिख रहा होगा, है ना। आप देखो ध्यान से, पिछला क्वेश्चन हमारा 19 था, अब ये क्वेश्चन 22 हो गया है। सर ये नंबर्स हमारे अलग क्यों है, कंसेक्यूटिव क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारा टैप एंड टेस्ट का के क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट, आप वहाँ पर 25 क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के लिए उस टैप एंड टेस्ट से क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ठीक है। आप इन कॉन्सेप्ट्स को लर्न करो, फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक अवेलेबल है उसको क्लिक करिए, आप एक्स्ट्रा मार्क्स की लर्निंग ऐप पर पहुँचेंगे। टैप एंड टेस्ट पर क्लिक करिए एंड स्टार्ट सॉल्विंग अटेम्प्टिंग द पेपर, ठीक है। इंस्टेंट आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशंस मिलेगा वीडियो एंड टेक्स्ट फॉर्म में, ऑलराइट। चलो, सो लुक एट हियर, in column A the electromagnetic waves are given and in column B the source of the EM waves are given. Match the column 1 with column 2. So guys, column 1 में हमारे पास अल्ट्रावायलेट है, गामा रेज है, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी। सो क्लियरली आपको पता है सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी गामा रेज जनरेट होती है। सो हाई एनर्जी गामा जनरेट करने के लिए कौन सा सोर्स
काम करेगा? सो न्यूक्लियर सोर्स काम करेगा, ऑलराइट, न्यूक्लियर सोर्स काम करेगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें न्यूक्लियर से ही मिलती है। नेक्स्ट इज हम बात करें अल्ट्रा वायलेट की। सो सेकेंड एनर्जी हमारी अल्ट्रा वायलेट, और अल्ट्रा वायलेट को जनरेट करने के लिए क्या हम इलेक्ट्रॉन को या चार्जेस को एक्सप्लोरेट करके निकाल सकते हैं, या ऑसिलेटिंग करंट इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब ये काम करेगा? नहीं करेगा, है ना। एक और मेथड हमारे पास होता है, दैट इज इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अ लोअर लेवल। सो क्लियरली ऑप्शन नंबर बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ अल्ट्रा वायलेट्स। ठीक है, चलिए अब थर्ड आते हैं, माइक्रोवेव। थर्ड नंबर माइक्रोवेव। माइक्रोवेव को हम जनरेट करने के लिए सिंपल ऑसिलेटिंग करंट इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब को यूज़ करेंगे और हमें माइक्रोवेव मिल जाएगा। एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें बहुत कुछ नहीं करना होता है, साइक्लोट्रॉन टाइप का कुछ सेटअप बना के भी हम रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं। एंड दैट्स मीन कि अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को चार्ज किया, एक्सलरेट किया है ना, चार्जेस को मैं अगर एक्सलरेट कर रहा हूँ, वहाँ से मैं रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी को ईजीली हम जनरेट कर सकते हैं, रेडियो में भी कर सकते हैं। आपने जो न्यूज़ चैनल्स है उनके बिल्डिंग्स के ऊपर देखा होगा, वो अपने टेरिस से ही रेडियो फ्रिक्वेंसी को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। सो इट्स ईजी टू प्रोड्यूस द रेडियो फ्रिक्वेंसी, बट गामा रेज के लिए आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हाई एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी की रेज निकल रही है। ठीक है, चलिए, सो ऑप्शन अगर आप देखो तो ऑप्शन ए हमारा मैच कर रहा है सारे ऑप्शन से, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट पर करते हैं क्वेश्चन पर। यस, करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ गाइस, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस 2023, और आप पीछे भी देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से इस 4 मैच द कॉलम की टाइप के क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे आपको। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है, मैक्सवेल इक्वेशंस को यूज करके क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। आपको रिलेशन फाइंड करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सवेल इक्वेशंस क्या है, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन हमारी कौन सी है? अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज जो कि गॉस लॉ के बारे में बताता है। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारा गॉस लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये हमारा गॉस लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि दिस इज फॉर 4, राइट। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स मैच कर रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, सेकेंड इक्वेशन इज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या कहता है, दैट इंटीग्रल बी डॉट डी इक्वल टू 0। अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड को क्लोज लूप में देखोगे तो नेट फ्लक्स जनरेशन 0 होगा, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेशन 0 होगा, राइट। सो दिस इज अ गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, इजंट इट। सो ये हमारा सेकेंड हो गया। ये आपको वर्बली याद होने चाहिए कि भाई इसको हम गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स बोलते हैं, इसको हम गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बोलते हैं ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैराडेज लॉ। सो फैराडे लॉ क्या कहता है? फैराडे लॉ कहता है कि सर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते रहिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, है ना। सो इसको फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज मैचिंग, दिस इज फैराडेज लॉ। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सवेल की लास्ट इक्वेशन, दैट इज फोर्थ इक्वेशन इज एम्पियर्स मैक्सवेल रिलेशन लॉ, राइट। ये क्या बताता है आपको? ये आपको बताता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में मैक्सवेल ने यहाँ पर बताया। इन्होंने बोला कि अगर आप इंटीग्रल बी डॉट डी एल करेंगे, आपको एक सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल करंट नहीं और कंडक्शन करंट नहीं, साथ में आपको ये नई क्वांटिटी है क्या? नहीं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है, राइट। सो आपको साथ में एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी मिलेगा। इसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, इजंट इट। सो इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ये एम्पियर्स लॉ है, आपने पढ़ा है। लेकिन इसके साथ एक और फैक्टर आपको मिलता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, विच इज प्लस म्यू नॉट इनटू डी फाई बाई डी टी। इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन किया है आज की सीरीज में, इजंट इट। तो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर डिजाइन करके दिया गया है गाइस, और आपको ये बिल्कुल वर्बली लर्न होनी चाहिए। सो 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन सी इज मैचिंग विद द आंसर। देखते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है। यस, ऑप्शन सी इज मैचिंग, इजंट इट। तो आई होप आज की सीरीज में आपने बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। अब आपका काम है
डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक अवेलेबल है, क्लिक करिए उसको और ओपन टैप एंड टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, आपको इंस्टेंट सोल्यूशन मिलेगा टेक्स्ट एंड वीडियो फॉर्म में। साथ में आप एक्स्ट्रा मार्क्स की लर्निंग ऐप को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग फीचर्स हैं जो आपकी प्रिपरेशन को ईजी, एफिशिएंट और स्मार्ट बनाते हैं। ऑलराइट, सो विद दिस हम आज के सेशन को क्लोज करते हैं। आप प्रीवियस चैप्टर्स के को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोस्टैट्स सीरीज से आप सारे चैप्टर्स को एक्सप्लोर करिए और ट्यून रहिए, हम नेक्स्ट चैप्टर को बहुत जल्द आपके साथ लेकर आएंगे। ऑलराइट, थैंक यू एंड कीप लर्निंग विद एक्स्ट्रा मार्क्स।